चलिए देखते हैं परीक्षा मंथन सामान्य ज्ञान का वार्षिक सर्वेक्षण करेंट अफेयर्स त्रैमासिक। क्या है त्रैमासिक, हम लोग देखेंगे क्या है त्रैमासिक। लक्ष्य 2 2025 का करेंट अफेयर्स है। ठीक है, आज हम इसमें हम लोग इस बुक में हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का देखेंगे, केंद्रीय बजट 2025-26 और उत्तर प्रदेश बजट सहित सब है। ये आईएएस, यूपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, यूपीआरओ, एआरओ, 17वीं बीपीएससी, 71वीं बीपीएससी यानी एमपीपीसीएस, यानी जो भी करंट के हिसाब से जो भी एग्जाम में करंट पूछता है, इस बुक से बहुत ही अच्छा है। आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही अच्छा ये बुक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हम लोग देखेंगे आर्थिक परिदृश्य। क्या है आर्थिक परिदृश्य। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। क्या है आर्थिक परिदृश्य, चैप्टर का नाम है। इसमें आईआरसीटीसी और आईआरएफसी नवरत्न का दर्जा दिया गया। नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन जो है वो देखेंगे। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 100% देखेंगे। निर्धनता देखेंगे। 8वां वेतन आयोग देखेंगे। सेल को दूसरी बार ग्रेट प्लस टू वर्क का दर्जा देखेंगे। आर्थिक विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी उपयोग देखेंगे। डिजिटल लेन देन में यूपी देश में नंबर 1 के बारे में देखेंगे और इसका टिप्पणियों के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आईआरसीटीसी का और आईआरएफसी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम आईआरसीटीसी और भारतीय रेलवे वित्त निगम आईआरएफसी को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया, जिससे वे भारत में 25वें और 26वें नवरत्न सीपीएसई केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बनाए गए हैं। अब नवरत्न स्थिति के बारे में देखते हैं। नवरत्न स्थिति के बारे में, नवरत्न एक प्रतिष्ठित वर्गीकरण है जो उच्च प्रदर्शन करने वाले सीपीएसई को दिया जाता है, जो उन्हें अधिक निवेश, स्वायत्तता और परिचालन लचीलापन प्रदान करता है। अब आगे है वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग यानी डीपीई पात्र सीपीएसई के नवरत्न का दर्जा देती है। अब भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम आईआरसीटीसी के बारे में जानते हैं। यानी भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम आईआरसीटीसी भारतीय रेलवे की एक सहायक कंपनी है जो रेलवे में खान पान, पर्यटन और ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेवाओं का प्रबंधन करती है। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1999 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय रेल वित्त निगम आईआरएफसी के बारे में जानते हैं। आईआरएफसी भारतीय रेलवे की संपत्ति वित्त पोषण खास शाखा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य घरेलू और विदेशी पूंजी बाजारों से धन एकत्रित करना है। अब महारत्न, नवरत्न तथा मिनीरत्न के बारे में। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सीपीएसई को उन्हें होने वाले लाभ और नेट वर्थ के आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है महारत्न, दूसरा है नवरत्न। मिनीरत्न को मिनीरत्न श्रेणी फर्स्ट तथा मिनीरत्न श्रेणी द्वितीय वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। अब नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन यानी जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 वर्ष के लिए 34,300 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन NCMM के मंजूरी प्रदान की है। इस मिशन का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण के अनुरूप क्रिटिकल मिनरल्स में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत प्रदान करना है। अब नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन NCMM के बारे में देखते हैं। NCMM का उद्देश्य क्रिटिकल मिनरल्स के अध्ययन आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना और उच्च तकनीक उद्योग, स्वच्छ ऊर्जा तथा राष्ट्रीय रक्षा के लिए आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना।
है। इस मिशन में खनिज अन्वेषण, खनन, प्रसंस्करण एवं उत्पादों की समाप्ति से पुनः प्राप्ति सहित सभी चरण शामिल होंगे। यह मिशन देश के अंदर तथा इसके अपतटीय क्षेत्रों में क्रिटिकल मिनरल्स की खोज की तीव्र करेगा। NCMM के तहत विभिन्न मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उप मंत्रालयों, PSU और निजी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलकर कार्य करना शामिल है। अब एक क्रिटिकल मिनरल्स के लिए खनन परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए फास्ट ट्रैक अनुमोदन प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। अब एक क्रिटिकल मिनरल्स के भंडारण के लिए NCMS के प्रावधान यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत के पास भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त भंडार मौजूद रहे। भारतीय कंपनियों को विदेशों में क्रिटिकल मिनरल्स परिसंपत्तियों के अधिग्रहण करने और संसाधन संपन्न देशों के साथ व्यापार बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह मिशन खनिज प्रसंस्करण पार्क स्थापित करेगा, क्रिटिकल मिनरल्स के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देगा तथा क्रिटिकल मिनरल्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण सहित संबंधित प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान का समर्थन करेगा। अब एक क्रिटिकल मिनरल के बारे में, इन तत्वों का उपयोग आधुनिक तकनीकों और उद्योगों में किया जाता है। उनकी उपलब्धता सीमित होती है या वे कुछ ही देशों में पाए जाते हैं। इन खनिजों की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा आने से कोई उद्योगों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। अब एक क्रिटिकल मिनरल्स और उनके उपयोग, उद्योग और क्षेत्र। प्रमुख क्रिटिकल मिनरल्स: इलेक्ट्रॉनिक वाहन, EV और बैटरी उद्योग, लिथियम, कोबाल्ट और ग्रेफाइट। अब अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी। अब नियोडायमिनियम, डिस्प्रोसियम, पवन टरबाइन और सोलर पैनल। अब सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स, सिलिकॉन, गैलियम और जर्मेनियम। रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान, टाइटेनियम, नियोडायमियम। अब औद्योगिक और निर्माण क्षेत्र, नकल, मैग्नीज और बॉक्साइट। बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 100% है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में वित्तीय क्षेत्र सुधारने के तहत बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को मौजूदा 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव रखा था। इसका अर्थ है कि अब विदेशी कंपनियां भारतीय बीमा कंपनियों में 100% तक हिस्सेदारी खरीद सकती है। अब इसके लिए विधेयक में मसौदे की मंजूरी के लिए जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेजेगा। यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो अपना पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करेगी। FDI से जुड़ी मौजूदा बाधाओं और शर्तों को समीक्षा की जाएगी तथा उन्हें सरल बनाया जाएगा। अब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य के बारे में देखते हैं। विदेशी निवेश आकर्षित करना, बाजार की पहुंच बढ़ाना, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के बारे में, यह एक देश से दूसरे देश में पूंजी का प्रवाह है। इसमें निवेश अपने देश के बारे में स्थित कंपनियां परियोजनाओं के निवेश करते हैं। करते हुए 2015 के अद्यतन में निर्धारित 1.90 अमेरिकी डॉलर से अधिक है। अब है पूर्ण निर्धनता, ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति के पास भोजन, आश्रय और स्वास्थ्य देखभाल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों का अभाव होता है, जिसे आमतौर पर गरीबी रेखा से मापा जाता है। अब सापेक्ष निर्धनता इस समाज में अन्य लोगों की तुलना में किसी व्यक्ति की जीवन स्तर के आधार पर परिभाषित निर्धनता जो आर्थिक असमानता को उजागर करती है। बाद में निर्धनता के आंकड़े, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019 से 21 के आंकड़ों से पता चलता है कि
भारत की 14.96% आबादी बहुआयामी निर्धन है, जो NFHS-4 यानी 2015 से 16 में 24.85% से कम है, जिसे 135 मिलियन लोग निर्धनता से बच गए हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI वर्ष 2013 से 14 में 29.17% से घटकर वर्ष 2022-23 में 11.28% हो गया है, जो 17.89% अंकों की कमी दर्शाता है। अब घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण HCES से पता चलता है कि ग्रामीण निर्धनता वर्ष 2011-12 में 25.7% से घटकर वर्ष 2022-23 में 7.2% हो गई है, जबकि शहरी निर्धनता इसी अवधि में 13.7% से घटकर 4.6% हो गई है। गांव में निर्धनता उन्मूलन में योगदान देने वाली योजनाएं: आधारभूत संरचना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जल जीवन मिशन, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब आजीविका संवर्धन योजना, मनरेगा योजना, NRLM, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, लखपति दीदी पहल। ये सब है आजीविका संवर्धन योजना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वास्थ्य के लिए क्या है? स्वास्थ्य के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, मिशन इंद्रधनुष क्या है? स्वास्थ्य के लिए है। 8वां वेतन आयोग देखते हैं। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग का गठन घोषित कर दिया है। क्या है वेतन आयोग? यह एक प्रशासनिक निकाय है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे के संशोधित करने और पेंशन भुगतान के निर्धारण करने के लिए एक संकल्प प्रस्ताव के माध्यम से वेतन आयोग का गठन करती है। सामान्य परिस्थितियों में केंद्र सरकार प्रत्येक 10 वर्ष पर वेतन आयोग का गठन करती है। वर्ष 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग स्थापित किए जा चुके हैं। अब इसमें एक अध्यक्ष व 2 सदस्य हो सकते हैं। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय में के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अब वेतन आयोग के कार्य। वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संचालन लाभ एवं भत्ते की सिफारिश करने से पहले केंद्र और राज्य सरकार को साथ साथ अन्य हितधारकों से परामर्श करती है। अब उनके सिफारिश को प्रायः सरकार के स्वामित्व वाले संगठनों द्वारा अपनाया जाता है। वेतन आयोग लाभार्थियों के वेतन और पेंशन ढांचे में संशोधित की सिफारिश करता है, जिसमें परिणाम स्वरूप परिश्रम का व भत्ते में वृद्धि होती है। हालांकि वेतन आयोग की सिफारिशों सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती है। विदित हो कि 7वें वेतन आयोग की स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी और इसकी अनुशंसा 31 दिसंबर 2025 तक के लिए है। अब सेल को दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा दिया गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा दिया गया है। सेल को दूसरी बार यह प्रमाणन मिलता है कि इससे पहले दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक के लिए उसे यह दर्जा दिया गया था। अब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल नई दिल्ली में स्थित एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात निर्माण निगम है। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। सेल के भारत में कई एकीकृत इस्पात संयंत्र हैं, जिसमें शामिल हैं भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल, राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा, बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड, वर्नपुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल,
अब है आर्थिक विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। वह 2024 में केंद्र सरकार ने उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अपनी BIO-E3 अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है। अब है जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। जैव प्रौद्योगिकी आणविक, कोशिकीय और आनुवंशिकी प्रक्रियाओं से संबंधित जैविक ज्ञान तथा तकनीकी को अनुप्रयोग से संबंधित है, जिससे महत्वपूर्ण रूप से बेहतर उत्पादों एवं सेवाओं का विकास होता है। अब भारत में जैव प्रौद्योगिकी उद्योग को निम्नलिखित खंडों में विभाजित किया गया है: बायो फार्मास्यूटिकल, बायो सर्विस, बायो एग्रीकल्चर, बायो इंडस्ट्रियल्स और बायो IT। भारत में जैव प्रौद्योगिकी की स्थिति के बारे में देखते हैं। भारत में जैव प्रौद्योगिकी स्थिति यानी जैव प्रौद्योगिकी खंड का प्रतिशत हिस्सा है। बायो फार्मास्यूटिकल्स 62%, 57.75% बिलियन डॉलर। बायो एग्रीकल्चर 13%, 11.5 मिलियन डॉलर है। बायो इंडस्ट्री 15%, 14.1 बिलियन डॉलर है। बायो IT और बायो सर्विसेज 10%, 9.3 बिलियन डॉलर है। जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भारत में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था योगदान देने के लिए प्रमुख चालक के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारत विश्व में जैव प्रौद्योगिकी के लिए शीर्ष 12 गंतव्यों में से एक है और एशिया प्रशांत में जैव प्रौद्योगिकी के लिए तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य है, जिसकी वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी में लगभग 3% हिस्सेदारी है। 2022 में भारत वैश्विक स्तर पर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और मध्य तथा दक्षिण एशिया में शीर्ष नवाचार अर्थव्यवस्था के रूप में पहचाना गया है, जो वैश्विक नवाचार सूचकांक GII रिपोर्ट 2023 के अनुसार 40वें स्थान पर है। भारतीय जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का मूल्य 2022 में $93.1 बिलियन था, जिसे 2030 तक $300 बिलियन तक पहुंचाने की उम्मीद है। भारत में जैव प्रौद्योगिकी के संभावनाएं। भारत में जैव संसाधनों का विशाल भंडार है। एक असंतृप्त संसाधन जिसका दोहन किया जाना बाकी है और हिमालय में विशाल जैव विविधता और अद्वितीय जैव संसाधनों के कारण जैव प्रौद्योगिकी में यह एकल लाभ है। 1.4 बिलियन की कुल जनसंख्या के साथ, जिसमें से 47% 25 वर्ष से कम आयु के, भारत में युवा और कुशल कार्यबल का एक बड़ा समूह है। भारत में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि और उद्योग और जैव सूचना विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब BIO-E3 की नीति के बारे में जानते हैं। BIO-3 की नीति यानी BIO-3 नीति पूरे भारत में विभिन्न जैव विनिर्माण केंद्र स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इन केंद्रों पर उद्योग भागीदार और स्टार्टअप विशेष रसायन, स्मार्ट प्रोटीन, एंजाइम कार्यक्रम, खाद्य पदार्थ, अन्य जैव उत्पादों और सेवाओं को उत्पादन के लिए सुविधा स्थापित कर सकते हैं। ये केंद्र 6 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे: जैव आधारित रसायन और एंजाइम, कार्यात्मक खाद्य पदार्थ और स्मार्ट प्रोटीन। अब सटीक जैव चिकित्सा, जलवायु अनुकूल कृषि, कार्बन कैप्चर और उपयोग और भविष्य के समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान होता है। ठीक है, अब देखते हैं डिजिटल लेन देन यूपी में नंबर 1 बना है। ठीक है, हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश ने CM योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डिजिटल क्रांति और आर्थिक प्रगति के क्षेत्र में नया कीर्तिमान बनाया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT से लेकर डिजिटल लेन देन और सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। नीति आयोग ने जहां यूपी को फ्रंट रनर का दर्जा दिया है, वहीं भारतीय रिजर्व बैंक RBI की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 से 25 में राज्य की
2024-25 में राज्य की कर हिस्सेदारी 11.6% रही है, जो महाराष्ट्र के बाद देश में सर्वाधिक है। अब पिछले 8 वर्ष में प्रदेश में डिजिटल ट्रांजैक्शन 8 गुना से ज़्यादा हो गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश ने डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में देश में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं जीएसडीपी के दुगुने से ज़्यादा वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में 2017-18 में 122.84 करोड़ के डिजिटल लेन देन हुए थे, जबकि दिसंबर 2024 तक यह आंकड़ा 1024.41 करोड़ रुपये पहुंच गया है। अब इसमें यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का भी योगदान रहा है। डिजिटल बैंकिंग की असमान पहुंच, गांवों तक इंटरनेट की उपलब्धता और वित्तीय जागरूकता ने इस प्रगति को और निखारा है। अब एक कुछ टिप्पणियां है, इसके बारे में देख लेते हैं। वर्ष 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जो जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। अब इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 2026 तक $4.7 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। जिससे भारत जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह असाधारण वृद्धि संयोग नहीं, बल्कि वर्षों की दूरदृष्टि और साहसिक आर्थिक सुधारों का परिणाम है। अब मासिक प्रति व्यक्ति आय भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, परिवहन और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं पर प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को मासिक प्रति व्यक्ति व्यय कहते हैं। उपभोक्ता असमानता किसी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति या परिवार के बीच उपभोक्ता व्यय या वस्तुओं तथा सेवाओं के असमान वितरण को उपभोग असमानता कहते हैं। अब गिनी गुणांक उपभोक्ता असमानता को मापता है, जहां 0 पूर्णांक समानता जबकि और 100% पूर्णांक असमानताओं को दर्शाता है। यह परिवारों या व्यक्तियों के बीच उपभोक्ताओं और असमानताओं को मापता है। अब एंटिटी लॉकर यानी डिजी लॉकर की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में एंटिटी लॉकर नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य व्यावसायिक एवं संगठनात्मक दस्तावेज को प्रबंधन व सत्यापन को सुव्यवस्थित करना है। अब इसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MITI के तथा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाव NEGD द्वारा विकसित किया गया है। IREDA को लगातार चौथे वर्ष उत्कृष्ट रेटिंग है। जनवरी 2025 में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA ने लगातार चौथे वर्ष समझौता ज्ञापन MOU निष्पादन में उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त की है। यह रेटिंग भारतीय सरकार द्वारा आयोजित प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत दी गई है। यह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। IREDA को यह सम्मान उसकी उच्च कार्यक्षमता, परियोजनाओं के कुशल कार्यान्वयन और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए योगदान के लिए दिया जाता है। अब भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के बारे में। एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जो भारतीय सरकार के तहत कार्य करती है। यह भारत में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी। इसका आदर्श वाक्य क्या है? सदैव ऊर्जा। क्या है? सदैव ऊर्जा। अब वैल्यूज स्ट्रांगनर देन स्टील, यानी 20 जुलाई 2011 को टाटा स्टील ने जो मूल्यों, विश्वास, पारदर्शिता और संपूर्ण सामुदायिक देखभाल का पर्याय है, कॉपीराइट अभियान वैल्यू स्ट्रांगर देन
स्टील VSTS की शुरुआती की घोषणा की है। इस अभियान का उद्देश्य भारतीय नागरिक तक पहुंचना है ताकि कंपनी की छवि को अत्याधुनिक वैश्विक स्टील प्रमुख के रूप में मजबूत किया जा सके, जो सामाजिक और आर्थिक स्थिरता, हरित प्रौद्योगिकी और सामुदायिक सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। अभियान का मूल उद्देश्य स्टील निर्माण से परे संगठन की भागीदारी और प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना है, जबकि इसकी व्यापक मूल्य प्रणाली को मूर्त रूप देना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर देखेंगे अगला वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।